क्वेश्चन था, so find the wavelength of the photon required to excite the electron from ground state to n is equal to 3। बच्चों तो n is equal to 3, मैं से आपको जस्ट एक एनर्जी लेवल डायग्राम बताता हूँ कि ये अगर n is equal to 3 है बच्चों, और इसको अगर मैं मान लूँ कि ये n is equal to 2 है, तो आपको मालूम है ना, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचते हैं गैप बड़ा होता जाता है। ये सुनो गाइस। यस सर। यस सर। तो इसलिए आप देखे होगे ये गैप मैंने बहुत बड़ा किया है ये। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए अगर आपने अच्छे से देखा है उसको तो आपको अब तक तो याद भी हो चुका होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ये पढ़ रहे थे कि इनका एनर्जी, अगर हाइड्रोजन के लिए मैं बोलूं तो आपको याद है फॉर्मूला, आपने अभी फॉर्मूला E इज इक्वल टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे Z एटॉमिक नंबर है बेटा, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, और ये ऑर्बिट नंबर है। आप n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये वैल्यू 13.6 -3.4 -1.5 बनाएगा। और जब आप गैप निकालोगे, यानी इसमें से इसको घटाओगे बेटा, तो पहले और दूसरे के बीच का गैप निकल के आएगा, और वो कितना होगा 10.2, दूसरे का 1.8 में। अच्छा, यहाँ से यहाँ अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा 12.09। 12.09, वेरी गुड, 12.09 या अप्रोक्सीमेटली इसको हम 12.1 भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये हाइड्रोजन के लिए है। अच्छा, हाइड्रोजन और बाकी सब में क्या डिफरेंस होता है? बस इतना ही तो फर्क होता है ना, Z² का वैल्यू उनका 1 नहीं होता है, बाकी ये फैक्टर तो सेम ही है कि नहीं भाई? अगर मैं हीलियम के लिए बोलूं, तो हीलियम आयन के लिए बोलूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई n² मल्टीप्लाई बाई Z का वैल्यू 2 था तो 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू तो कुछ और नहीं बल्कि ये तो हाइड्रोजन का ही है ना वैल्यू, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई 4। यस सर। तो सब चीज में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको अगर जल्दी से करना हो, अगर ये वैल्यूज याद हो गई हो, तो आप फटाक से कर सकते हो, आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप ऐसा लिख सकते हो बेटा कि फॉर हीलियम आयन Z इज इक्वल टू 2, सो एनर्जी गैप यानी डेल्टा E कहां से कहां बेटा, E3 माइनस E1। क्यों वही निकाल रहा हूं, क्योंकि हमसे पूछा क्या था उसने कि थर्ड से ग्राउंड स्टेट से थर्ड में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो थर्ड का एनर्जी में से ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकाल दूंगा, तो E3 माइनस E1 का वैल्यू आप देखो यहाँ पे कितना है 12.09 या 12.1, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं 4 से, क्योंकि हीलियम के लिए निकालना है, हीलियम आयन के लिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो बच्चों तो भी कोई बात नहीं है, फिर आप जनरल तरीके से लगाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आएगा आंसर। कैसे, -13.6 इंटू Z² यानी 2 का स्क्वायर, 3 में जाके पूछ रहा है वो E3 तो 3 का स्क्वायर, माइनस फिर से -13.6, फिर वो ग्राउंड स्टेट यानी 1 का स्क्वायर यहाँ पे करके देख लो, आपको आंसर इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा। लेकिन बार बार कैलकुलेशन कौन करे, एक बार हमने इतना मेहनत से किया हुआ है सारा कैलकुलेशन, तो हमें याद हो गया ये सारा चीज, ठीक है। नहीं तो वो एक तरीका है बच्चों, वो आप हमेशा यूज कर सकते हो, लेकिन आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सारी वैल्यूज आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये 12.1 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये कितना आ गया, या मल्टीप्लाई कर लो 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बड़ा सिंपल है यार। अब इलेक्ट्रॉन को मुझे कहाँ से कहाँ भेजना है बेटा, हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉन को मुझे ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 1 से कहाँ भेजना था, सीधा 3 में भेजना था। यस और नो गाइस? यस सर। यस सर। तो अब बताओ बच्चों, इसमें जो फोटोन में भेज रहा हूं उसका एनर्जी कितना होना चाहिए, तो बिल्कुल उसका एनर्जी इसी गैप के बराबर होना चाहिए, वरना ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं ऊपर। तो जो डेल्टा E का वैल्यू है वही हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन भी होना चाहिए। बात समझ रहे हैं सब लोग? तो यस सर। तो एनर्जी गैप कितना था बेटा 48.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी ऑफ फोटोन याद करो, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लिखेंगे, 1242 भाई लैम्डा नैनोमीटर में अगर आप रखते हो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कट गया बेटा, लैम्डा इन नैनोमीटर आ गया, कितना 1242 भाई 48.4 नैनोमीटर।
अब इसको सॉल्व कर लो, जो आता है वही इसका आंसर आएगा। अगर आपने किया है तो मुझे आंसर बताओ कितना आया। सर मैंने मीटर में निकाला। ठीक है, अगर आपने वैसे निकाला है तो मुझे बताइए, सर अगर आपने नहीं किया है तो मैं 0.26 इंटू 10⁻⁵ मीटर हीलियम आयन का। अच्छा चलो, ये नैनोमीटर में आएगा 25.66 अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर, थोड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, ये बेटा वेवलेंथ आया। किसका वेवलेंथ आया बच्चों? ऐसे लाइट का, ऐसे रेडिएशन का जो कि उस इलेक्ट्रॉन को, जो हीलियम का इलेक्ट्रॉन है, उसके ग्राउंड स्टेट से कहाँ भेज देगा बेटा? थर्ड सेल में। थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, गुड। किसी के पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से बच्चों फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अच्छा, एच एटम के लिए भी पूछा है, तो आप एच एटम के लिए तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, तो उसमें क्या है, सिंपली 12.1 हो जाएगा वहां पे, है ना। तो अगर फॉर एच निकालना हो तो फॉर एच तो डेल्टा ई का वैल्यू कितना आएगा? अभी हमने कैलकुलेट किया था, डेल्टा ई का वैल्यू E3 में 12.1 था, 12.1। तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा बेटा 1242/12.1। आप करके देख लो, ये नैनोमीटर में आ जाएगा। अच्छा, फॉर किसके लिए बेटा? आप लिथियम आयन के लिए निकालते हैं, यही तीसरा क्वेश्चन था शायद, फॉर लिथियम आयन। यस सर। तो लिथियम आयन के लिए कैसे निकालें? तो आपको जो मैंने अभी तरीका बताया वैसे निकालो, या फिर आप जनरल तरीके से निकालो कि डेल्टा ई एनर्जी गैप कितना आएगा, थर्ड में पहुंचाना है पहले से, तो E3 का वैल्यू हम वही जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितना बेटा? 3 का स्क्वायर, लिथियम के लिए 3 होता है, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 9, ये 3 का जो स्क्वायर है उसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, यानी 9 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच गया बेटा? ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये बच गया 13.6, और ये 13.6 डिवाइडेड बाई 9। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 13.6 माइनस ये जो 13.6 डिवाइडेड बाई 9 जब आप करोगे, 13.6 डिवाइडेड बाई अगर आप 9 करोगे तो ये कुछ और नहीं बल्कि 1.51 आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 12.1 अप्रॉक्स। और 12.1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे? 9 से, तो कितना आएगा? लगभग ये वैल्यू 109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा बेटा। अब क्या, अब वही हम सेम चीज काम करेंगे कि जो एनर्जी गैप है उतना ही एनर्जी फोटोन का होना चाहिए, तभी वो उसको पहुंचा पाएगा। एनर्जी गैप था 109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोटोन का एनर्जी 1242/लैम्डा नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे भी आएगा। बच्चों आवाज आ रहा है सबको? यस सर। तो लैम्डा नैनोमीटर में ये कैंसिल हो जाएगा, 1242 डिवाइडेड बाई 109, ये नैनोमीटर में आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, है ना। अब मैं अगला एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कि कौन आंसर बताता है। ठीक है, तो बच्चों एक टर्म पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। और वो टर्म का नाम क्या है बेटा? उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये भाई, ये टर्म क्या है आखिर? आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल टर्म क्या है? तो बच्चों नाम से क्लियर है कि आप उसको आयोनाइज कर दीजिए। आयोनाइज करने का मतलब बेटा किसी को आयन में चेंज कर देना। जैसे कोई हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन से आप उसको H+ बना दो। इसको बोलेंगे हम कि आपने आयोनाइज कर दिया। जैसे कोई हीलियम है तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक निकालो और फिर दूसरा निकाल दो। तो जब जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पे 2 वर्ड आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। और जहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन ही है तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दोनों बराबर ही होंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकलने वाला है, एटम को छोड़ करके, उसके अट्रैक्टिव फोर्स को छोड़ करके बाहर नहीं आएगा, तो हमको इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी दे दो जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन एटम का साथ छोड़ करके बाहर आ जाए। उतनी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आप लिखोगे, लिखना स्टार्ट करो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी the minimum amount of energy right, the minimum amount of energy that the minimum amount of energy that is required the minimum amount of energy that is required किस चीज के लिए बेटा? to remove an electron। कहां से बेटा? कहां से निकालना है? तो एटम से। उस एटम से निकालना है। और कभी भी एटम अकेले हो, किसी के साथ जुड़ा ना हुआ हो, मतलब H2 ना हो बेटा। हालांकि उसके लिए भी डिफाइन होगा, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब मैं एटम की बात कर रहा हूं तो एटम होगा, मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम। ध्यान रहे बच्चों, H2 नहीं है, ये H है। तो जब H अकेला है तो वो गैस के फॉर्म में रहेगा। है ना? तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन किसी के पास हैं तो ठीक है बेटा, तो एनर्जी देना पड़ेगा। अब अगर मैं पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ, एनर्जी लेवल अगर आपको याद हो, ठीक है, तो जैसे फॉर हाइड्रोजन के लिए याद है आपको, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेल। उसके बाद करते 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 यहाँ पे मैं लेके आ गया, मान लो n इज इक्वल टू 4, फिर बेटा 3 आ गया, फिर बेटा 2 आ गया, और फिर मान लो 1 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन अगर उसको कोई एनर्जी ना मिली हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा? 1 पे। ग्राउंड स्टेट। वेरी गुड, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट या n इज इक्वल टू 1 या मिनिमम एनर्जी स्टेट, है ना? यहाँ मिलेगा ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट ऑर्बिट या मिनिमम एनर्जी स्टेट, है ना? फर्स्ट ऑर्बिट। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दूं? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहां से एकदम ऊपर भेज देते हैं, जो इनफाइनाइट मैंने लिखा है n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, उसका एनर्जी कितना होता है बेटा? इसका एनर्जी होता है -13.6, सबसे नीचे वाले का। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हाइड्रोजन के लिए कितना है? -13.6। और इनफाइनाइट वाले का एनर्जी कितना है बेटा? 0। कैसे मालूम? 0। रख दो यार एक्सप्रेशन में,
इसमें रख करके देखो, आपको आ जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फानाइट। किसी भी नंबर में अगर इन्फानाइट से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू 0 के नजदीक पहुंच जाएगी, तो 0। इसका मतलब ये वो जगह है बेटा, ये वो जगह है जहां पे अगर मैं किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दूं, कैसे, कोई ना कोई फोटोन का सहारा लेकर के यहां पहुंच जाए, तो यानी वो आयोनाइज हो गया, क्योंकि अब एटम के अट्रैक्शन वाले रेंज से वो बाहर चला गया बेटा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बोला जाए फॉर एनी एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंफिनिटी, जहां पे भी इसको भेजना है, माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, या यूं बोल लो कि जहां पे भी वो प्रेजेंट हो। तो अगर कहीं कुछ नहीं मेंशन किया है तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में ही प्रेजेंट होगा, मिनिमम एनर्जी में ही प्रेजेंट होगा। तो इन्फिनाइट का एनर्जी तो 0 होता है सर, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमें मालूम है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया ये इलेक्ट्रॉन। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, तो कितना आंसर आ गया, बड़ा सिंपल यार, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। ये कब है बेटा, जब ये मान लिया गया कि एटम ऑलरेडी 1 में प्रेजेंट है। लेकिन मान लो बच्चों कभी ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि नहीं, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 में ना प्रेजेंट होके पहले 3 में प्रेजेंट है, अब बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा, तो क्या नहीं निकाल लोगे आप लोग? फिर आ जाएगा। हाँ, तो इन्फिनाइट -3 कर देना, है ना, तो ये 0 माइनस E3 हो जाएगा। अब E3 के जगह यहाँ नीचे 3 आ जाएगा, बस, और क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इससे कुछ क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं। मैं बताऊं, दिमाग लगाओगे आप, क्वेश्चन दूं? यस सर। Yes, sir. चलिए, ठीक है। इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ lithium +2 ion is y यूनिट, ठीक है, वो उसने कोई रैंडम यूनिट ले लिया, जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखते हैं, हो सकता है वो अर्ग में ले लिया हो, तो हमें उसी यूनिट में उसका आंसर करना है। आयन इज y यूनिट, देन व्हाट विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी, what will be the ionization energy बच्चों, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, so what will be the ionization energy for हाइड्रोजन? अच्छा, हाइड्रोजन के बजाय मैं यहाँ पे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एटम, चलिए, ड्यूटेरियम मालूम है? ड्यूटेरियम मतलब क्या, 1H2 ना? यस सर। अरे बच्चों, आइसोटोप है अच्छा एक हाइड्रोजन बात का। बताइए, तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में कोई खास डिफरेंस होगा क्या? नो नहीं सर। सर, क्योंकि क्योंकि अगर आप जब मास डेरिवेशन नंबर करोगे तो डिफरेंस है बस। सिर्फ मास हाँ नंबर बेटा, डिफरेंट होगा। हाँ, लेकिन जब हम बात करेंगे फॉर्मूले की, तो याद है आपको हमारा यही सिर्फ क्या पहला और दूसरा फॉर्मूला जो m/v/r वो किसका था, इलेक्ट्रॉन का, NH/2 दूसरा जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था Ze/E/4πε0r² इज इक्वल टू m/v²/r, वहां पे भी m किसका मास था, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे कहीं भी न्यूक्लियस का मास तो है ही नहीं,
तो इसलिए हमारे ओरिजिनल फॉर्मूला यानी आयनाइजेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप पूछोगे क्या सर बिल्कुल अंतर नहीं होता है ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में आयनाइजेशन एनर्जी में? आंसर है नहीं बेटा, एक्चुअल में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग है। अब तो गेम हो गया, आप कहोगे सर लेकिन अभी तो फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। तो उसमें मैंने एक एजम्पशन किया था। मैंने क्या एज्यूम किया था कि न्यूक्लियस मेरा एक ही जगह फिक्स है, ये घूम नहीं रहा है। जब आप रोटेशन पढ़ लोगे तो मैं एक और सीक्रेट चीज आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? अभी तो लगभग बराबर ही होगा, अभी यही मान के चलो आप कि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का वैल्यू लगभग बराबर होगा, ठीक? तो आप उतना ही निकालो, या मैं अगर आप चाहते हो, हालांकि एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, उसको ड्यूटेरियम के जगह पे आपको अगर आपत्ति है तो मैं हाइड्रोजन एटम ही लिख देता हूँ। अब निकालो। चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों इसमें? तो देखो बड़ा सिंपल है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमने निकाला था वो क्या आया था, ई इंफिनिटी माइनस ई1, और ई इंफिनिटी का वैल्यू 0 था, ई1 का वैल्यू -13.6। तो अब ये -13.6 मत लिखो। क्यों क्यों नहीं लिखूं आखिर भाई? आप लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने वेरिएबल के टर्म में दिया है, कोई रैंडम यूनिट के टर्म में। जो आप यहाँ -13.6 लिखोगे बेटा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करो ना कि किसी रैंडम यूनिट में, जैसे एनर्जी का वैल्यू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जैसे एनर्जी का वैल्यू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल में होता है बेटा, वैसे ही किसी अलग यूनिट में ये क्या होगा, कुछ के टाइम्स जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा। किसी अनदर यूनिट में हमें नहीं मालूम वो के का वैल्यू क्या है, और हम देखेंगे भी नहीं उसको। तो इसमें क्या करूं मैं, सिंपली के इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर आपको माइनस की तरह लगाना है, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो -k लगा सकते हो। जैसा आप मानोगे उसके हिसाब से आंसर निकल के आएगा। आंसर विल बी अनअफेक्टेड ऑफ व्हाट यू आर एज्यूमिंग, ठीक है? सब कुछ एग्जैक्टली सेम आएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो k इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ रहा बेटा। अब मैं क्या करूंगा, दिया क्या है गिवन, IE का वैल्यू y किसके लिए बेटा, लिथियम आयन के लिए। ये सुनो बच्चों, बोलिए। यस सर। तो अब लिथियम आयन के लिए लिखते ही Z का वैल्यू कितना मालूम चल गया, 3। अब मैं रख दूंगा। अच्छा वहां N का वैल्यू कितना होता है, 1 ना, पहले वाले में था ना, तो 1 का स्क्वायर फर्स्ट में से निकालना है ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, या सिंपली 1 कर दो। तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू y था बेटा, k, Z का वैल्यू 3 का स्क्वायर। अब ये हमारा आ गया पहला। दूसरा इक्वेशन, उसमें हमें नहीं मालूम है आयनाइजेशन एनर्जी किसका, हाइड्रोजन का, ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये होगा तो k और z का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर होगा, ये 2 हो गया। अब क्या करो बेटा, दो को दूसरे को पहले से डिवाइड कर दो। ऐसा करोगे तो LHS साइड में IE ऑफ H डिवाइडेड बाई y, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, k इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई k इंटू 1 का स्क्वायर। तो देखो आप k कैंसिल हो गया, तो यहाँ से IE ऑफ H कितना आ गया, 9 टाइम्स ऑफ, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया क्या, एक मिनट, हाँ उल्टा कर दिया ना, ऐसा 1 हाइड्रोजन डिवाइड ऊपर बाई रखा 2। तो, हाँ तो रखा तो उल्टा हो गया ना, बिल्कुल ये ध्यान रखना है ना, उल्टा पुल्टा ना हो जाए जल्दीबाजी में। तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई k इंटू 3 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे y है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से IE ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू y बाई 9 यूनिट, जिस भी यूनिट में वो चाहते हैं, आंसर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। तो इसलिए क्वेश्चन जैसा वो देंगे उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। वो जूल में पूछेंगे तो जूल में आंसर करेंगे, ठीक है?
और वो किसी और चीज में पूछेंगे तो किसी और चीज में आंसर करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब एक और क्वेश्चन इसी पे देता हूं मैं, आयनेशन एनर्जी पे। ठीक, या थोड़ा क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं, हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूं बच्चों। राइट, देखते हैं आप लोग क्या समझ पाते हो। एक चीज देखो तो बच्चों, जैसे मान लो कि बच्चों सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैं एक काम क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये मैंने हीलियम आयन ले रखा है, ठीक है, और ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है। इलेक्ट्रॉन पहले से ही किसी तरीके से ऊपर पहुंचा हुआ है, ठीक, और डॉट 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 ये इन्फिनाइट है। और ये उसके बगल में क्या है, एक मैंने हाइपोथेटिकल केस जनरेट कर दिया है, किसका बेटा? हाइड्रोजन एटम का, जिसमें उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे आराम से बैठा हुआ है, जिसका एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर ये बात बताओ बच्चों, जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है n इज इक्वल टू 2, तो क्या यहीं रहेगा? नहीं ना, वो तो नीचे भी आएगा। तो बच्चों जैसे ही वो नीचे आता है तो उसका एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? सर जब कम वो होगा। न्यूक्लियस के नजदीक, हाँ, तो एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय होता नहीं है। वो अगर कम हुआ तो मतलब उसके बराबर एनर्जी निकलेगा, किसके फॉर्म में निकलेगा बेटा? फोटोन के फॉर्म में। समझ में रेडिएशन। आ रहा है बात? बिल्कुल, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी निकलेगा। तो ये जो फोटोन है, ऐसा मैं मान ले रहा हूं कि ये फोटोन जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, ये मैं मान रहा हूं कि बच्चों ये क्वेश्चन में ये आपको दिया है कि हीलियम +1 का जो इलेक्ट्रॉन था वो 2 में प्रेजेंट था। जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो फोटोन निकाल रहा है, जो रेडिएशन निकाल रहा है, वो फोटोन जाके सीधा इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। तो अब ये बताइए, ये एनर्जी लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। फाइंड द ऑर्बिट नंबर ऑफ फाइनल, find the orbit number where electron will jump। किसका? हाइड्रोजन का बेटा, इस हाइड्रोजन का। ये कहां जाएगा, यही मेरा क्वेश्चन है। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? यस सर। किसी को कोई तकलीफ हो रहा हो तो बताएं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, लेकिन आंसर आप दिमाग लगा के बताओ मुझे कि ये इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट था बेटा? n इज इक्वल टू 2 में। कौन से एटम में बेटा? हीलियम प्लस आयन में प्रेजेंट था। अब हुआ क्या कि ये जब वापस आ रहा था तो अब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया, तो एनर्जी कम हुई, वो एनर्जी गई कहाँ? तो वो एनर्जी एक नए फोटोन के फॉर्म में निकल गई। तो वो जो फोटोन निकल के आया बेटा, वो इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा गया। कौन से इलेक्ट्रॉन से? जो हाइड्रोजन एटम का है। अब पूछ ये रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके रुकेगा, ये ऊपर कहाँ जाए, कहाँ तक जाएगा? ठीक है, सेकेंड में जाएगा कि थर्ड में जाएगा कि फोर्थ में कि फिफ्थ में, कि आयोनाइज हो जाएगा, क्या होगा? इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। है कि यार जो एनर्जी हीलियम से निकल के आ रही थी, एनर्जी रिलीज बाय हीलियम आयन, वो कितनी आ रही थी? वो कितना आया था बेटा? 10.2 इंटू 4, ये कितना आ गया? 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप पहले तो ये देख लेना है कि ये नेगेटिव आने के पीछे कहीं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो जंबल आ रहा है, वो कहीं ये आयोनाइज तो नहीं हो जा रहा है। तो n इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन का एनर्जी -13.6 है, और इंफिनिटी में हाइड्रोजन का एनर्जी कितना है बेटा? 0। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? -13.6। नहीं, माइनस नहीं, प्लस ना।
0 माइनस माइनस Yes, दिस sir. ना Yes, बेटा, sir. तो वो तो 13.6 और एनर्जी कितना मिल रहा है, एनर्जी मिल कितना रहा है उसको 40.8। अरे बाप रे बाप, फिर तो ये एटम का पार्ट ही नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, सिंस एनर्जी एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फोटोन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा अब, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन विल आयोनाइज। तो n का वैल्यू, तो पहले ना आप लोग सबसे पहला काम क्या करिए कि कभी भी ना आयोनाइजेशन एनर्जी एक बार देख लीजिए उसका कितना है, और यहां से जो एनर्जी आ रही है वो एक बार आप देख लीजिए। अगर ये आने वाली एनर्जी इसके आयोनाइजेशन से भी ज्यादा हो गया तब तो सीधा आंसर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। आया बात समझ में बच्चों? तो आज आपने क्या सीख लिया बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। अब एक टर्म और है जिसको बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। है ना, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, देखो नाम से ही क्लियर है, जो भी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस के, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा तो हुआ है, क्योंकि उसका ओवरऑल टोटल एनर्जी क्या था बेटा, नेगेटिव था, है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उसकी क्या एनर्जी है यहाँ पे, मतलब उसको कितनी एनर्जी में सप्लाई कर दूं कि ये निकल जाए। तो इनडायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी एक ही तरह का है, बट आयनाइजेशन एनर्जी में वो चीज ग्राउंड स्टेट में रहता है। बाइंडिंग एनर्जी जनरली सेल की कैपेबिलिटी है कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है। सो इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप यूं बोल सकते हो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from a particular orbit, किसी एक ऑर्बिट से निकालने में कितना एनर्जी लग रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। तो यानी बेसिकली अगर बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन में डिराइव करने की कोशिश करूं तो एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट निकालने के लिए आप इनफाइनाइट तक ही लेके जाओगे, और एनर्जी इन nth सेल। तो हो गया यार ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज किसके लिए बच्चों, अंडरस्टूड है, फॉर एच लाइक स्पीसीज। बच्चों आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यस तो ये 0 माइनस, अब अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हो तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि nth ऑर्बिट में सर है। ये तो पूरा दूसरे आंसर क्या आ गया? एटम्स मतलब वो दूसरे एलिमेंट के लिए वो नहीं है एप्लीकेबल। नहीं बेटा, हाइड्रोजन लाइक के लिए अभी मैंने समझाया था आपको उस दिन जब मैं डिस्कस कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जैसे ही लोगे, प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो जाएगा उसमें कि रिपल्शन फैक्टर भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो सिर्फ एक ही फोर्स है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ गया यस उसका रिपल्शन भी। अब फिर उनका वेक्टर सम निकालना एक चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे कितने डिस्टेंस पे है ये मालूम नहीं है। और आपको बताया था ना इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, 10⁶ के ऑर्डर का, और किस तरह से घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, वो फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज हो जाएगा। इसलिए मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए तो आज तक मैंने बताया कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं जिससे कि हम उसको निकाल सके, है ना। तो उसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, एनालाइज कर करके चेक किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस सर। बोलिए। अच्छा, तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, वो भी बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी के ही जैसा है, बस यहाँ पे
nth ऑर्बिट की बात आ रही है। तो मैंने आयनाइजेशन एनर्जी बता दिया बेटा, आपको बाइंडिंग एनर्जी बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिस पे मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, वो है एमिशन लाइन सीरीज। ठीक है, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, अगले क्लास में हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक, एमिशन लाइन सीरीज। ठीक है बच्चों, एमिशन लाइन सीरीज के बारे में। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि किस तरीके से एक सिंगल वाइट लाइट जो सन रेडिएशन से होकर के आती है बेटा, वो कैसे प्रिज्म से अगर आप पास करो तो कैसे कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और अगर बीच में आप सैंपल्स डाल दो तो कैसे लाइन क्रिएट होता है, और अगर बीच में ये सोर्स को हटा दो तब कैसे लाइंस आती है। तो अभी एमिशन के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो सैंपल से आने वाली लाइट से जनरेटेड जो लाइंस मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको याद हो तो हायर एनर्जी में वो एक दूसरे से नजदीक आते चले जाते हैं, हायर एनर्जी में वो एकदम मर्ज होते जाते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था, याद आ रहा है आप लोग को? यस सर। तो अब उसी एमिशन सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे लाइंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एमिशन लाइन सीरीज। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? फॉर हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं उस चीज को आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है ये सारा चीज। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने मान लिया कि ये n इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल बेटा 7 है, और इसी चूंकि इन्फानाइट इसी के नजदीक मान लिया। एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आपको याद हो बच्चों तो मैंने बोला था कि एनर्जीज जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचोगे गैप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर भागोगे गैप घटता जाता है। तो n इज इक्वल टू 5, फिर n इज इक्वल टू बेटा 4, फिर n इज इक्वल टू कितना 3 बेटा, और फिर यहाँ पे 2 मैं कर दूं, और फिर यहाँ पे मैं 1 कर दे रहा हूँ। अब बात समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बेटा लाइमन सीरीज के बारे में, याद आ रहा है? यस सर। तो ये लाइमन सीरीज क्या थी, ये क्या था? तो ये सब एमिशन सीरीज है बेटा। ये है क्या चीज? सो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लाइंस। कौन सी लाइंस? एमिशन लाइंस। एमिशन लाइन क्या होती है सर? तो सर जब आप लाइट ऑफ कर देते हो तो जो रेडिएशन निकल के आ रहा था, जो पहले एब्जॉर्ब किया था, वो जहां आकर के कलर्ड लाइंस देता है, इन्हीं लाइन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एमिशन लाइंस। सो कलेक्शन ऑफ ऑल द एमिशन लाइंस इन विच, जिसमें इलेक्ट्रॉन टेक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब छलांग लगाना बेटा, ठीक है? ट्रांजिशन मतलब जंप करना, चेंज करना, स्टेट चेंज करना, फ्रॉम एनी अदर स्टेट या एनी अदर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। इसका मतलब बेटा अगर आपको ठीक है मालूम हो तो मैंने आपको बताया था बेटा कि लाइमन की लाइंस का मतलब क्या है, कि बेटा ये मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ लाइंस की। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है कि सर ये यस 2 सर। से जो 1 में आया ना, अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 2 में प्रेजेंट था तो वहां से 1 में आया,
तो इससे जो जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक, तो ये एक फोटोन निकालेगा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉब्लम में कराया था। तो ये जो फोटोन प्रिज्म से होकर के जाएगा तो किसी एक जगह पे गिरेगा, जहां गिरेगा वहां लाइन का निर्माण करेगा। एक नहीं, ऐसे अरबों खरबों ऐसे करके आ रहे होंगे फोटॉन्स, तो वो जाकर के यहाँ पे लाइन बनाएंगे। तो मैं ये जो लाइन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में ये ट्रांजिशन दिखा रहा हूँ बेटा। इससे रेडिएशन जो निकलता है वो प्रिज्म से पास होने के बाद लाइन बनाता है। बच्चों Yes, समझ में आ रहा है बात? तो एमिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइट हो चुका है, हम पहले ही उसको लाइट दे करके इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज चुके हैं, अब वो वापस आने वाला टाइम का है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आए तो ये लाइमन का लाइन हुआ। अच्छा सर, यहाँ से यहाँ आ जाए तो क्या ये लाइमन का लाइन नहीं है? बिल्कुल है, ये भी है, क्योंकि वो n इज इक्वल टू 1 पे रुक जाए। सर क्या ये वाली लाइन नहीं है क्या? बिल्कुल है बेटा, ये भी है। क्या सर ये वाली लाइन नहीं है क्या? एकदम है बेटा, एकदम है। क्या सर ये वाली लाइन नहीं है क्या? अरे हाँ बिल्कुल है, ये सारे लाइंस हैं। तो सर इसमें लिमिट भी होगा कोई, कभी खत्म भी होगा? आंसर है बहुत सारी लाइंस होंगी। लास्ट जो इसकी लाइन है वो आप बोल सकते हो इनफाइनाइट से आ रही है, जिसको हम लिमिटिंग लाइंस बोल सकते हैं। इसको हम फर्स्ट लाइन बोल रहे हैं, इसको हम लिमिटिंग लाइन बोल दिए। तो क्या टोटल यही 5-6 लाइंस आई हैं? नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारी हैं, इनफाइनाइट है एक्चुअल में अगर बोला जाए तो। ये लाइमन के ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके ये लास्ट वाला है लिमिटिंग लाइन। यहाँ के बाद अब कुछ भी नहीं है। बच्चों समझ में आया बात? Yes, yes. sir. तो अब पूछा जाए कि बच्चों ठीक है ये तो हो गया, तो अब क्या आप वेवलेंथ बता सकते हैं? अब देखो मैं डिराइव कर सकता हूँ वेवलेंथ। कैसे बेटा? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? तो n2 का वैल्यू कुछ भी है सर, n2 का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। n1 का वैल्यू फिक्स हो गया सर 1। तो याद करो डेल्टा E का जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, वो किसके बराबर होना चाहिए? एनर्जी ऑफ फोटोन जो निकल रहा है। अब वो बेटा जब ऊपर भाग रहा था तो वही फोटोन लेके वो ऊपर चला गया, अब जब नीचे आ रहा है तो वही फोटोन रिलीज कर देगा। इसीलिए तो जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन है वो एक दूसरे का फोटोकॉपी थे, एक ही जगह पे दिखाई दे रहा था लाइन, एक जगह डार्क था, एक जगह कलर था। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो डेल्टा ई का वैल्यू एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है बेटा? hc/लैम्डा। और डेल्टा ई का मतलब क्या है? En2 माइनस En1। अब मैं इसको लिखूंगा पूरा एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूंगा। बताइए एनर्जी का एक्सप्रेशन जो याद करवाया था मैंने, -me⁴ डिवाइडेड बाई 8h² इंटू Z²/n2²। हाँ, -me⁴ डिवाइडेड बाई 8ε0² इंटू Z²/n1²। अब बेटा एक काम करो, इसमें से जो एक जैसा दिख रहा है सबको बाहर निकाल लो। me⁴ डिवाइडेड बाई 8ε0² है ना, इंटू इसके साथ Z²। अब इसके साथ देखो क्या बचा, 1/n1² माइनस 1/। क्या ये दिख रहा है सबको? यही आएगा। Yes, sir. क्योंकि देखो बेटा ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। Plus. और ये माइनस रह गया तो n2 के साथ माइनस होगा और n1 के साथ प्लस होगा, वही मैंने लिखा है, n1 के साथ प्लस, n2 के साथ माइनस। ठीक है बच्चों? Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अब ये कुछ और नहीं बल्कि hc/λ है। तो हमको तो 1/λ चाहिए, 1/λ चाहिए हमको, वेव नंबर चाहिए 1/λ। तो 1/λ अगर चाहिए
तो वहां पे क्या हो गया बेटा, me⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h³ इंटू c इंटू z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब ये जो वैल्यू है ना, सारे लोग ध्यान से देखो, ये सब अगर आप रख करके चेक करोगे तो इसी को R बोलते हैं। R इज इक्वल टू RH, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये है me⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h³ c, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आता है 1096.77 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ में आया बच्चों? इसीलिए मैंने जब आपको फॉर्मूला Yes. बताया था, इसीलिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था बेटा RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लो सब लोग, ये मैंने आपको बोला था जब मैं एमिशन लाइन पहली बार आपको इंट्रोड्यूस कराया था। तो आज समझ में आ गया, मैंने डिराइव कर दिया वो एक्सप्रेशन, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जनरल एक्सप्रेशन है बेटा। तो लाइमन के लिए क्या खास बात हो जाएगा, फॉर लाइंस ऑफ लाइमन, तो उनके लिए क्या खास बात हो जाएगा? कुछ खास बात नहीं भाई, N1 n1 का हो जाएगा। वैल्यू 1 हो N1 जाएगा, equal to 1. n2 का वैल्यू 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी रखते रहिए। तो 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1, n1 की जगह पे 1 रख दूंगा मैं, माइनस 1/n2। ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, लाइमन के लिए। अब सबके लिए अलग अलग थोड़ी ना याद Lyman. करना है यार, है ना? सबके लिए अलग अलग थोड़ी ना याद करना है, हमें तो क्या करना है, एक जनरलाइज्ड अप्रोच देखनी है, एक जनरलाइज्ड अप्रोच देखनी है, और ऐसा अप्रोच देखना है जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाए मेरा। और बच्चों अगर आपको याद हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी याद हो, तो हाइड्रोजन के लिए ये गैप कितना होता है बेटा, ये गैप 10.1. 10.1, ठीक। और ये जो आखिरी वाला गैप है ये कितना होगा? 13.6. 13.6. बिल्कुल सही जवाब, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर मैं यहाँ से बात करने की कोशिश करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा? इसको बल्कि हटा ही दे रहा हूँ, है ना, इसको जरूरत नहीं है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि एनर्जी रेंज फॉर हाइड्रोजन emitted photon for hydrogen atom, तो ऐसा बोल सकता हूं कि मिनिमम एनर्जी 10.2 होगा और मैक्सिमम होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए। Yes. 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 Yes, sir. अब मुझे बताइए बच्चों, अगर आपको विजिबल का रेंज याद हो, अगर विजिबल का याद है आपको, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक रफली था। 7,000. 7,000. Yes, sir. तो इसका वेवलेंथ मालूम है बेटा, तो क्या इसका एनर्जी नहीं निकाल सकते हो? 1242 बाई लैम्डा नैनोमीटर रख के निकालोगे जब, तो जब विजिबल का जो रेंज आएगा बेटा, विजिबल का रेंज होता है बेटा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कस कर रहा था कि ये लगभग रेंज होता है। अब बताइए 1.6 से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जिसका एनर्जी आएगा वही विजिबल में होगा। इसका मिनिमम एनर्जी कितना है? 10.2। क्या ये बीच में आ रहा है यहाँ पे कहीं पे भी?
नो सर। नो सर। बोलिए भाई, 10.2 तो बहुत बड़ा है ना नो 3.2 सर। से। यस सर, बहुत तो इसका मतलब ये उससे ज्यादा एनर्जी आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा कि इट बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट। इट बिलोंग्स। अब सब कनेक्ट हो रहा है बात जो मैं समझाया था उस टाइम पे? यस सर। यस सर। इसलिए बोला था बेटा कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है ये मिनिमम एनर्जी था, ये मैक्सिमम एनर्जी है। तो बच्चों आप लोग बामर और इनके बारे में इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ एनालिसिस किया है उसी तरीके से आप लोग करिएगा कल, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? सो दैट्स इट एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर हैविंग योर पेशेंस।